हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 और ये हमारा है पार्ट 3 जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। तो जैसा कि हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ चुके थे, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, मेटल्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है, और हमने लिया है लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। ठीक है, ये सारे सैंपल्स हमने लिए हैं। अब हम इन पर टेस्ट कर करके देखेंगे कि हमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं मेटल की। ठीक है, किस चीज में हमें कैसी कैसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब मेटल को ठीक है एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। तो एक्टिविटी 3.8 से हमने समझा कि जो मैग्नीशियम को जब हमने जलाया एयर की प्रेजेंस में, तो वो वहां पर एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके देता है। और जितनी भी मेटल्स हैं, क्या वो इसी सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इस एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि आपने एक सैंपल को होल्ड किया है, ठीक है, पेयर ऑफ टोंग से, और उसको एक फ्लेम उसके नीचे लगाई है। और उसके बाद आपने चेक किया है कि वो फ्लेम जो है वो कैसी आपको देखने को मिली है। यही सेम एक्टिविटी आपको अदर मेटल के सैंपल्स के साथ करनी है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है और जो मेटल का सरफेस उसको कूल डाउन होने देना है। कौन सा मेटल इजिली बर्न हुआ है ये बताना है। किस तरीके की फ्लेम आपको देखने को मिली ये बताना है। और उसका सरफेस बर्निंग के बाद आपको कैसा देखने को मिला। ठीक है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ये बतानी है। क्या जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और जैसे कि जब आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम के साथ होता है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराते हैं तब आपको Al2O3 देखने को मिलता है। ठीक है, आप रिकॉल करिए कि चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि जो कॉपर ऑक्साइड है जब वो रिएक्ट करती है HCl से, ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है जब इसको हमने दोबारा HCl से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन हुआ ये बेसिक नेचर की फॉर्म हुई। और जब ये मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये HCl से एक एसिड से रिएक्ट करेगी तो आपको किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, सॉल्ट एंड वाटर की। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब भी आपका, ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दोबारा से मैं लिख देती हूँ कि जब भी आपका एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, जो आपकी मेटेलिक ऑक्साइड है वो यहाँ पर किस तरीके का काम कर रही है, मेटेलिक ऑक्साइड एक बेस की तरह काम कर रही है। ठीक है, और एसिड से रिएक्ट कर रही है तो आपको जो देखने को मिलेगा वो सॉल्ट और वाटर यहाँ देखने को मिलेगा। जबकि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये एसिडिक नेचर भी दिखाती हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सुनिएगा, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, और आपकी जिंक ऑक्साइड है,
ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ये इनमें आपको दोनों नेचर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्साइड्स हैं वो आपको एसिडिक नेचर भी दिखा रही हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर भी दिखा रही हैं, प्लस इनका बेसिक नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों नेचर इनमें देखने को आपको मिलेंगे। तो कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड से या फिर बेस से रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करती हैं। ऐसी ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। फिर से समझिए, क्या वर्ड आया है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको ढंग से समझते हैं, क्या होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऐसी ऑक्साइड्स, ठीक है, जो कि आपका एसिडिक नेचर भी शो कर रही हैं, एसिडिक नेचर की भी शो कर रही हैं, ठीक है, और बेसिक नेचर भी शो कर रही हैं। और किस चीज की फॉर्मेशन कर रही हैं? सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रही हैं। ऐसी ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि एल्यूमिनियम जब आपका HCl से रिएक्ट करता है तब ये AlCl3 और वाटर बनाकर देता है। ऐसे ही जब एल्यूमिनियम आपका NaOH से रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पर NaAlO2 और H2O बनाकर देता है। देखिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम आपका यूज हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिक नेचर शो कर रहा है, तभी तो वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपको एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि ये एसिड जब आपका बेस से मिला तब उसने सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये आपका दोनों नेचर शो कर रहा है। ऐसी ऑक्साइड्स को ही हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी ही ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारी मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि ये मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, इस वजह से इसने NaOH की फॉर्मेशन कर दी। K2O वाटर में सॉल्युबल है, इस वजह से इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। तो ऐसे मेटल्स का हम क्या कहते हैं कि इनका कैसा नेचर है? ये एल्कलाई नेचर की है। ठीक है, तो जो सोडियम ऑक्साइड है और जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो दोनों ही वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो वो कैसे नेचर के हैं? एल्कली नेचर के हैं। तो एक्टिविटी 3.9 से हमें समझ में आया कि सारे जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेटल डिफरेंट रेट्स पर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, तो मेटल्स जैसे कि हम बात करें पोटेशियम की, ठीक है, सोडियम की, ये दोनों जो मेटल्स हैं, ठीक है, अगर इनको हम ओपन भी रख दें, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में भी रहने दें, तो भी ये इजिली फायर को कैच कर लेते हैं। फिर से सुनिएगा, ये जो मेटल्स हैं, जैसे कि आपको कौन कौन से मेटल, पोटेशियम और सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि इजिली फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, इजिली फायर को कैच कर लेते हैं जब ये एयर की प्रेजेंस में होते हैं तब। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि हम इनको कहाँ पर कैप्ट करके रखें, कहाँ पर बंद करके रखें? इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर बंद करके रखें। इस पर क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है? तो इस वजह से रखा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर हम इन मेटल्स को रखेंगे तो ये आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं, जबकि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है, इनको
इनको किस चीज से कवर किया जाता है, तो इन्हें थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर किया जाता है ताकि ये एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट ना करें। ठीक है। वहीं जो आपकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स की लेयर है वो मेटल्स को प्रिवेंट करती हैं ऑक्सीडेशन करने से, यानी कि ये चीजें जो आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि उसको केरोसिन ऑयल में रखना, ठीक है, और उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना, ये आप क्यों कर रहे हैं, ताकि वो इजिली फायर को कैच ना करे। आयरन जो है आपका वो बर्न नहीं होता हीटिंग पर, ठीक है, बट आयरन की जो फिलिंग्स हैं वो विग्रसली आपकी बर्न हो जाती हैं जब उनको स्प्रिंकल किया जाता है इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। ठीक है। और आपका जो कॉपर है, ठीक है, वो भी बर्न नहीं करता है, लेकिन but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide। लेकिन एक हॉट मेटल को अगर आप ब्लैक कलर की लेयर से, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर से कोट कर दें, ठीक है, तो वो आसानी से फ्लेम को कैच कर सकता है। सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। इस वजह से आप इनको आसानी से पहन सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह में गोल्ड और सिल्वर का इसी वजह से यूज किया जाता है, क्योंकि चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो जाए ये आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। आगे देखिए। तो ये जो है नेक्स्ट जो हम डू यू नो पढ़ेंगे वो है एनोडाइजिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी एक थिक ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है, लगाई जाती है, और ये जो एल्यूमिनियम है वो डेवलप करता है एक थिन लेयर, डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है। एल्यूमिनियम को जब हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उस पर एक थिन ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट है, ठीक है, ये इसको रजिस्ट करता है कि इस पर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है। ये चीज आपको फिर से समझिए कि जब हम एल्यूमिनियम को, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो इस पर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। ठीक है। ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, और ये जो ऑक्साइड की कोट है, ठीक है, ये उसको रजिस्ट करती है कि उस पर कोरोजन नहीं होने देगी वो। ठीक है। तो द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और अगर हम इस लेयर को, ऑक्साइड की लेयर जो हमने एल्यूमिनियम के ऊपर लगाई, ठीक है, जिससे वो कोरोजन नहीं करेगी, ठीक है, तो अगर हम उस लेयर को लगाते हैं और उसको और ज्यादा थिकर कर देते हैं तो वो और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और आसानी से उस चीज पर जंग नहीं लगने देगी। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में क्या होता है, एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लिया जाता है, इज मेड द एनोड, उसको एनोड बनाया जाता है, और उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वहां पर फॉर्म होती है, इवॉल्व होती है एट द एनोड, और रिएक्ट कर जाती है एल्यूमिनियम के साथ, और जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। बहुत सिंपल है, दोबारा सुनिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, और उसको एनोड पर रखा, ठीक है, उसके बाद हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 लिया, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज्ड किया। तो क्या हुआ जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया, तो इसमें से जो ऑक्साइड के ऑक्साइड वाला कंपाउंड था वो जाकर किससे आकर चिपक जाता है, एनोड से आकर चिपक जाता है जिसपे एल्यूमिनियम है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि Al2O3 बना देता है। ठीक है। और ये ऑक्साइड की लेयर जब इस पर लग जाती है तो एल्यूमिनियम कभी भी कोरॉइड नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑक्साइड की लेयर है वो एल्यूमिनियम के ऊपर लगाई जाती है ताकि उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके।
तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सारे मेटल्स में, ठीक है। जो रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम की वो लेस विग्रस होती है, ठीक है। वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता जितना ज्यादा रिएक्टिव हमें सोडियम देखने को मिलता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलता है कि वो इतना ज्यादा विग्रसली बर्न नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे इस एक्टिविटी में हमने केवल इतना देखा इस टॉपिक में कि जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं तब हमें क्या चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं चीजों को समझने के बाद हम ये आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा मेटल ऐसा है जो कि ज्यादा रिएक्टिव नेचर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।